देखिए, हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम आपको आज पढ़ाने वाले क्या पढ़ाने वाले हैं आज आपको। आज हम आपको फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाएँगे आपको? आपको पढ़ाएँगे आपको आपको पढ़ाएँगे सीधे-सीधे क्या पढ़ाएँगे? देखिए, यूपी स्पेशल पढ़ाएँगे, यूपी जीके पढ़ाएँगे, जी ट्रिपल एसपी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेशन रखे हैं, यूपी एग्ज़ाम के लिए रखे हैं, ठीक है? और इसमें हम आपको यूपी एमसीक्यू कराएँगे, इम्पॉर्टेंट सेशन कराएँगे। पिछला हमारा जो है लगातार ये आज हम पढ़ाएँगे आपको, ये उत्तर प्रदेश का जो है ना, ये परीक्षावाड़ी से लिया गया है और उत्तर प्रदेश से, और इससे ज़्यादा यूपी स्पेशल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये हम संस्करण नया वाला संस्करण पढ़ा रहे हैं आपको, 15वां संस्करण, ठीक है? और इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराएँगे। और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपको। अब देखिए कौन सा चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं आज हम, चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं, ठीक है? आज हम लेके आए हैं आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं आपके लिए। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं और इसमें पढ़ेंगे हम आप लोगों को भौतिकी संरचना एवं जलवायु। ये छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी-जल्दी फिनिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा समझ में आए। और अगर आपको पूरा यूपी स्पेशल चाहिए तो हमारे जो है कि हमारे आरजी चैंपियन के प्लेलिस्ट में चले जाइए। यूपी स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें चैप्टर वाइज एक-एक चैप्टर को अच्छे समझाया गया तथा उसका एमसीक्यू कराया गया। तथा अभी अभी हम आपको ये सेशन ला रहे हैं जिसमें कि चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसके एमसीक्यू लगवा रहे हैं। अब इसके बाद हम जब ऐसे चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा यूपी स्पेशल का पूरा टॉपिक, तो उसके बाद हम आपका केवल एमसीक्यू का एक जो है कि एमसीक्यू का एक जो है कि प्रैक्टिस बैच लाएंगे, जिसमें कि आपको एमसीक्यू कराएंगे और नए नए क्वेश्चन नए नए तरीके से पूछा जा रहा है उसके बारे में कराएंगे। आप जब इसको पूरा देखेंगे तो आपको मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि यूपी स्पेशल कितना आसान है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपका, पहले शुरुआत करते हैं भौतिक संरचना एवं जलवायु में। पहला पॉइंट आपका है आकार। आकार के बारे में पढ़ना। आकार कैसा होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। ग्लोब परिस्थिति कैसी है? हमारी हमारी ग्लोब परिस्थिति, उत्तर प्रदेश की ग्लोब परिस्थिति कैसी है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा उत्तरी अक्षांश का मतलब समझे, नॉर्थ साइड, मतलब उत्तरी अक्षांश का मतलब ये नॉर्थ वाला, नॉर्थ पोल। उत्तरी अक्षांश का मतलब होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये हुआ आपका, ये हो गया नॉर्थ, हो गया ये साउथ, हो गया ये ईस्ट, हो गया ये वेस्ट, हो गया, ठीक। तो उत्तरी का मतलब क्या होता है? उत्तरी अक्षांश अक्षांश का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए, ये सब क्या है, ये सब इसमें लाइन बनी होती है। ग्लोब में ऐसा लाइन होता है, अक्षांतर होता है, देशांतर होता है, अक्षांश होता है, देशांतर होता है। तो उसी हिसाब से है कि उत्तर में जो है कि उत्तरी अक्षांश में आपका जो है कि 31 और इधर 23.5 से 31 के बीच में है। जो 23.5 डिग्री और 31 डिग्री, जैसे समझिए, कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसको, अभी आपको जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये ग्लोब है, ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब में जो है कि एक ये है, एक ये लाइन हो गई, मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, भूमध्य रेखा हो गई, ये बीच में 0 डिग्री हो गई, ठीक, 0 डिग्री। तो इसके ऊपर मान लीजिए 23 डिग्री 52 मिनट बना दिए, एक 31 डिग्री बना दिए। तो इन दोनों के बीच में जो है उत्तर प्रदेश है। देखिए, इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश हो गया तो नॉर्थ में हो गया, उत्तरी अक्षांश में। पहली बात तो क्या, अक्षांश हो गया तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो उत्तरी अक्षांश का मतलब ये क्या, भूमध्य रेखा से ऊपर हो गया तो उत्तरी अक्षांश में हो गया। तो 77 डिग्री से 84 डिग्री के पूर्वी देशांतर में, पूर्वी का मतलब यानी ईस्टर्न साइड में, यानी ये क्या है, ये इस लाइन से, ये पोल वाली लाइन जो है, नॉर्थ साउथ वाली ये लाइन है, इससे इधर है। यानी कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश क्या है, इधर है, उधर। और ये भूमध्य रेखा से ऊपर है और इधर से जो है आपका 77 डिग्री सेंटीग्रेड पे इधर से है और 84 डिग्री सेंटीग्रेड पे इधर से है। 84 डिग्री सेंटीग्रेड से 84 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या के आसपास इधर है, यानी 77 84 इधर है। यानी इसके और इन दोनों के बीच में देखिए, इसके इसके और इसके, यानी 31, 23.5 से लेके 31 के बीच में, 23.5 यहाँ 31 हो जाएगा, ये 23.5 हो जाएगा, 23 52 हो जाएगा, 31 28 हो जाएगा, ये आपका 77 हो जाएगा, ये आपका 77.05 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ये आपका 77.05 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये 77 और 84 के बीच में, और ये हो जाएगा आपका 31 और 23 और 31 के बीच में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक, समझ पा रहे हैं? अगर और अच्छे समझना हो तो आप जियोग्राफी में इसको समझिएगा, ठीक है? अगर कोई क्वेरी होगी, दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? ये लिखा हुआ कहने का मतलब ये है, ठीक है? अब आगे देखिए, इसमें आगे आपका हो गया, ये चल रहा है, ठीक है? आगे देखिए, ये 84 मिनट 38 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में है, ठीक है? यानी मध्य बताया था बीच में है उसके, ठीक है? अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है?
पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या होता है? ये इधर से पूर्व से ये होता है आपका ईस्ट से वेस्ट, यानी ये आपका ये पहली बात तो आप एक बना लीजिए नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका दिया हुआ है, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी इधर से यहाँ तक की लंबाई जो है आपका कितना है? ये आपका है 650 किलोमीटर, ठीक। और उत्तर से दक्षिण का मतलब होता है इधर से, ये इधर से, यानी कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश कुछ इस टाइप का है, यानी ये लंबा हो गया और ये आपका ये इस तरह छोटा हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश कैसा है, देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आपका ये उत्तर प्रदेश हो गया, समझ पा रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश, देखिए ये उत्तर प्रदेश है आपका, और इसमें जो है कि ये किस तरह का रास्ता बना हुआ है, देख रहे हैं? ये यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर प्रदेश है, ठीक। अब यहाँ से देख रहा है, देखिए ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ये वाली लंबाई कुछ ज्यादा दिख रही है, ये आपका कितना है? 640 किलोमीटर। और ये आपका यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से या यहीं से ले लीजिए, ये उत्तर से दक्षिण वाला ये देखने में कम लग रहा है ना? ये 240 किलोमीटर है, नॉर्थ से साउथ तक का दूरी 240, और इधर आपका नॉर्थ से साउथ तक की दूरी 240, 240, और आपका इधर वाला दूरी जो है लंबवत दूरी ज्यादा दूरी दिख रही है, तो कितना है आपका? 640 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह करके है, ये यूपी का नक्शा है, यूपी के नक्शे के हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब अगले अगले वाले टॉपिक पे अपन चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। अपने टॉपिक पे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हटाते हैं और अपने टॉपिक पे अच्छे से शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक। और अगर इसको है तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है कि ये कैसे कैसे बन रहा है, क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जाएंगे आपके लिए, ठीक। देखिए दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी? 240 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। या भारत के क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ये पूछ रहा है ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है, भारत वाला, समझ पा रहे हैं? ये भारत वाला जो है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसीलिए जो है कि आप इसको याद करके रखेंगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, भारत वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगर में जो रहने वाले क्षेत्रफल है 2.78%, यानी लगभग लगभग कितना है? 6,558 वर्ग किलोमीटर में जो है कि नगर वाले रहते हैं, नगरी लोग रहते हैं, यानी ग्रामीण छोड़ के नगर वाले नगरवासी रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला कौन सा है? पहला आपका राजस्थान है, राजस्थान। दूसरा आपका क्या? मध्य प्रदेश। तीसरा आपका महाराष्ट्र, और आपका चौथा है उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर पे आपका क्या आएगा? यूपी आएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो पहला आपका राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तब जाके चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, जो कि क्षेत्रफल इसका मतलब है उस नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब आगे आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? खीरी का, फिर सोनभद्र का, फिर हरदोई का, फिर सीतापुर का, तब प्रयागराज का। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसी के पास है? खीरी के पास है। उसके बाद किसका है? सोनभद्र के पास है। उससे थोड़ा सा कम किसका है? हरदोई का। उससे थोड़ा सा और कम सीतापुर का। उसके बाद प्रयागराज। अगर पूछे क्षेत्रफल दृष्टि से प्रयागराज कौन स्थान पे है, तो आप बताएंगे 5वें स्थान पे है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बताइए, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले। हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे कम अगर हापुड़ पूछिए, गाजियाबाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शामली, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर, 5वें नंबर। यानी पहले हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल है, छोटा सा जिला है। उसके बाद गाजियाबाद थोड़ा सा क्षेत्रफल उससे ज्यादा है। उसका भदोही का क्षेत्रफल उससे थोड़ा सा ज्यादा, शामली का उससे और थोड़ा ज्यादा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला उससे और थोड़ा सा ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? आगे चलिए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों देश के बारे में थोड़ा जानना है। उत्तर प्रदेश के कितने सीमावर्ती जिले हैं और कितने जो है देश हैं, तो हम पढ़ेंगे इसमें। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला आप जानते हैं कौन सा है? प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला आपका कौन सा है प्रदेश का? तो आप इसको जो है कि जानते हैं क्या? आप जो है इसको आप जो है कि देखिए जैसे इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सिखाने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे कि हम आपको लाए हैं, इसमें क्या लाए हैं देखिए, ये हम आपको लाए हैं, देखिए ये क्या लाए हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो जिले, प्रदेश व देश में क्या है? प्रदेश व देश में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले प्रदेश व देश में देख रहा है।
तो प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, तो सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला के बारे में देखिए, अब अभी आपको नक्शा में दिखा देखिए। देखिए ये आपका है सबसे, ये आपका इस तरह बनता है। देखिए पहली बात तो ये आपने जान लीजिए कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी पूर्व इधर हो गया, पश्चिम हो गया इधर, और इधर आपका उत्तर हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब आपको देखना है क्या प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला पूछ रहा है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए सबसे पूर्व में, देखिए पूरब इधर है, ईस्ट ईस्ट में है, यानी इधर का अगर बीच से इसको उस तरह बना लेंगे आप, तो देखेंगे कि आपका सबसे पूरब में कौन सा जिला है, यानी इधर हो गया आपका पूरब, इधर हो गया आपका पश्चिम, और इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया आपका दक्षिण हो गया। ठीक, और आप अब देखेंगे कि आपका जो है सबसे पूरब में कौन सा जिला है, सबसे दूर देख रहे हैं, इधर इधर ये देवरिया है, ये देवरिया है, देवरिया बलिया बलिया, देखिए देख रहे हैं सबसे पूरब में कौन सा जिला आपका है, सबसे पूरब में आपका बलिया है। और सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में किसका नाम आ रहा है? देखिए सबसे सबसे पश्चिम में आप एक लाइन ड्रा करिए, देखिए कौन सबसे ज्यादा टच हो रहा है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सबसे पहले कौन टच हो रहा है, यानी ये शामली वाला जिला जो है ये सबसे पश्चिम वाला जिला है। ठीक, अगर आपसे कोई उत्तर में पूछे कि उत्तर में कौन सा जिला टच कर रहा है, तो उत्तर में सबसे ऊपर से नक्शा में लाइन खींच के देखिए, तो सबसे ऊपर में आपका ये कौन सा जिला है, ये वाला, ये आपका है सहारनपुर। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, तो सहारनपुर आप बताएंगे। सबसे दक्षिण में पूछेगा सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है आपका, दक्षिणतम में आपका जो है दक्षिणतम बिंदु में कौन सा जिला है, तो आप इसको बताएंगे, कौन सा बताएंगे दक्षिणतम में? सोनभद्र। सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा बताएंगे? सोनभद्र बताएंगे आप, सबसे दक्षिण वाला जिला। सबसे दक्षिण वाला जिला देख रहे हैं कौन सा कट रहा है इधर, कहाँ गया सोनभद्र, ये देखिए ये सोनभद्र कट रहा है ना, ये देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे दक्षिण में, यानी कोई टच नहीं कर रहा है नक्शे को, देखिए कौन कौन टच कर रहा है, देख पा रहे हैं कौन कौन टच कर रहा है इसमें, तो उसी हिसाब से सारी चीजें होंगी, देख पा रहे हैं। देखिए इसी हिसाब से सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन सा जो है कि उत्तर में, कौन पश्चिम में, कौन दक्षिण में, कौन कहाँ है। उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं, 75 जिले हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक, आप इसमें समझ पा रहे हैं कि कौन जिला कहाँ है। देखिए आपका अगर कोई पूछे कि आपका उत्तर में सबसे सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सहारनपुर है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका दक्षिण में कौन सा जिला है, तो सबसे दक्षिण में आप देखिए ये वाला जिला टच कर रहा है, कौन सा है, यानी सोनभद्र है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा जिला, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सा, शामली है। देख रहे हैं कैसे टच कर रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना ली, सबसे लास्ट में लाइन खींच के देखिए कौन कौन जिला जिला टच कर रहा है, तो उसी हिसाब से आप इसको समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं। अभी अगर इसके अलावा कुछ भी अगर आ रहा है तो हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, धीरे धीरे इसमें सब सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करिएगा, आपको हम जरूर उसका सोल्यूशन लाएंगे, उसका वीडियो लाएंगे, उसको समझाएंगे एकदम आपको देहाती भाषा में समझाएंगे, एकदम घरेलू भाषा में, जैसे कि आप एकदम जनरली समझ पाए चीजों को। ठीक है, आप देखिए जैसे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी आपको बताया बलिया, सबसे पश्चिमी आपका शामली है। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? देखिए सबसे उत्तर में सहारनपुर था, सबसे दक्षिण में कौन सा, सोनभद्र था। नेपाल से सटे 7 जिले जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बताना। देखिए नेपाल से सटे 7 जिले, तो नेपाल वाला राज्य कौन सा? ये है, देखिए ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से जो देख रहे हैं ये नक्शा बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ये पूरा अंदर तक गया होगा, इधर से ये पूरा नेपाल का बना हुआ है। तो नेपाल देख रहे हैं कहाँ टच कर रहा है, यहाँ एक राज्य टच कर रहा है, यहाँ जिला टच कर रहा है। देखिए एक जिला, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिला है। नेपाल कितने जिलों को टच कर रहा है? 7 जिलों को। देख रहे हैं इसमें नेपाल क्या जिला, 7 जिलों को टच कर रहा है, 7 जिले। देखिए अब 7 जिलों का नाम आपको बताना हो तो आप नक्शे से भी बता सकते हैं कौन कौन जिला। देखिए पहला आपका महाराजगंज है, दूसरा आपका लखीमपुर है, तीसरा आपका बहराइच है, चौथा आपका जो है, चौथा आपका श्रावस्ती है, पांचवा आपका बलरामपुर है, छठवां सिद्धार्थनगर है, सातवां आपका महाराजगंज है। इस तरह बता सकते हैं आप। देखिए इस तरह बता सकते हैं आपकी 7 जिले कौन कौन से लगते हैं नेपाल से, तो लगता है आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर तथा पीलीभीत। इतने जिले आपको देख रहे हैं, 7 जिले लग रहे हैं नेपाल से। अब प्रदेश की नेपाल की सीमा की लंबाई बताइए, तो सीमा की लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्य की संख्या कितनी है? प्रदेश से सटे राज्य की संख्या, राज्य की संख्या पूछ रहा है। देखिए 9 और 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए आपको इसको नक्शे में दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ सटा हुआ है। देखिए उसको हटाते हैं। देखिए ये देखिए आपका पहला जो है यहाँ से देखे शुरू कर, देखिए
एक यहाँ से हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ है, यहाँ सहारनपुर से एक उत्तराखंड हो गया, तीसरा राज्य हो गया, देखिए ये देश हो गया, नेपाल देश है, राज्य पूछेगा तो अलग हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड हो गया, फिर इधर आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, समझ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश यहाँ तक है, इसका राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा हो गया, समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 3 इधर हो गए, 3 इधर, 6 हो गए, 2 इधर हो गए, 8 हो गए, एक जो आपका इधर बीच में दिल्ली टच करेगा, दिल्ली सटा हुआ है, दिल्ली से बाग देख रहे हैं, दिल्ली है, दिल्ली देख रहे हैं सटा हुआ है, इससे गाजियाबाद सटा हुआ दिल्ली है आपका। तो आप जो है दिल्ली वाले को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, देखिए ये है दिल्ली आपका, ठीक। देखिए एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, देखिए 3 राज्य हमारे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका बिहार नीचे लगा हुआ है, फिर बगल में झारखंड लगा हुआ है, फिर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, यानी देखिए 1 2 ये बिहार वाला 4, ये झारखंड वाला 5, ये छत्तीसगढ़ वाला 6, ये मध्य प्रदेश वाला 7, ये मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है, ये तो ये 7, और इसके बाद जो है कि आपका ये राजस्थान वाला 8 जिला हो गया, यानी कौन सा राज्य पूछेगा आपके, तो राज्य केवल 8 होंगे। एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश आपका एक कौन सा है, वो दिल्ली वाला है, ठीक है। तो एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होगा, पूछे राज्य पूछेगा तो टोटल आप 9 बताएंगे, अगर आपको केवल राज्य पूछेगा तो 8 बताएंगे, अगर पूरा तरह से पूछेगा कि कितने हैं, अगर आपको पूछेगा कि सीमा लगने वाले राज्यों की संख्या बताइए, प्रदेश सटे हुए राज्यों की संख्या बताइए, तब आप 9 बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा प्रदेश से सटे हुए राज्य, केवल ओनली राज्य बताइए, या फिर पूछेगा केंद्र शासित सब प्रदेश बताइए, तो आप 1 बताएंगे, समझ पा रहे हैं। उस हिसाब से, और देखिए एक चीज और इसमें देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का ये सीमा लगते हुए इधर से आ रहा है, देख रहे हैं। अगर कभी आपसे पूछे कि ये ललितपुर जो है ये मध्य प्रदेश, देखिए तीनों तरफ से घिरा हुआ है, अगर कहे तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, तो आप ललितपुर को बताएंगे, ठीक है। आगे अभी चलेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको नक्शे में दिखाते चलेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया राज्य, 8 राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। प्रदेश से सटे राज्य बताइए, देखिए राज्य पूछ दिया ना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली, 9 राज्य के बारे में लिख दिए। अब देखिए उत्तराखंड से सटे 7 जिले, 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व किसी तरह बताना है। तो उत्तराखंड से 7 जिले कौन कौन सटे हुए, तो उत्तराखंड वाला देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए उत्तराखंड वाला, ये उत्तराखंड वाला जो है कि सीमा है, उत्तराखंड की सीमा देख रहे हैं कहाँ से लग रही है, देखिए ये यहाँ से सीमा लग रही है, उत्तराखंड की सीमा कहाँ से लग रही है, ये यहाँ से, और ये यहाँ तक ये जो लग रहा है, ये उत्तराखंड की सीमा लग रही है, ठीक, समझ पा रहे हैं, ये उत्तराखंड की सीमा लग रही है। तो अब ये बताना है कि उत्तराखंड की सीमा जो है कहाँ से कहाँ तक है, और क्या कौन कौन सा राज्य लग रहा है, देखिए ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ये, ठीक। देखिए इसमें कौन सा है, सहारनपुर आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया, बिजनौर आ गया, फिर मुरादाबाद आ गया, रामपुर आ गया, बरेली आ गया, समझ पा रहे हैं, बरेली, पीलीभीत का कुछ हिस्सा लगा हुआ है। तो इस हिसाब से देखिए इसमें कितने लगे हुए हैं, तो आप इसमें बताएंगे कि इसमें 7 लगे हुए हैं, ठीक, 7 लगे हुए हैं। 7 कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, बताए ना 7 राज्य हैं। हरियाणा से इसी तरह सटे हुए राज्य 6 हैं क्रमशः, देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा है। दिल्ली सटे हुए 2 जिले जो है क्रमशः कौन कौन से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। देखिए दिल्ली सटा हुआ जिला, देखिए दिल्ली से कौन कौन सटा हुआ जिला है, देखिए दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली देखिए दिल्ली कहाँ है, दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली सटा हुआ जिला, देखिए गाजियाबाद है, और एक कहा ग्रेटर नोएडा है, देखिए देख रहे हैं दोनों दिल्ली सटा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर वाला ग्रेटर नोएडा, ठीक। तो 2 राज्य ही है, गौतम बुद्ध नगर। और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निधारने वाली नदी कौन सी है, हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच वाली सीमा निधारने वाली नदी कौन सी है, हरियाणा से उत्तर प्रदेश बीच वाली सीमा निधारने वाली नदी यमुना नदी है। राजस्थान के 2 सटे जिले कौन कौन से हैं, आगरा और मथुरा है, ठीक है। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से 11 जिले हैं, जो सबसे ज्यादा जिले इसी से लगते हैं, मध्य प्रदेश से 11 जिले, सबसे ज्यादा सीमा इसी करता है। देखिए मध्य प्रदेश से जो है कि ये जो है मध्य प्रदेश, अगर देश में पूछे तो नेपाल में 7 है, अगर देश पूछे कौन सबसे ज्यादा साझा करता है, 7 नेपाल देश साझा करता है, एक ही देश लगता है इससे, इधर से, समझ पा रहे हैं। तो ये 7 हो गए। और दूसरी बात कि अगर आप जैसे मध्य प्रदेश का पूछा, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा जो है कि साझा करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक सीमा साझा कर रहा है, देखिए मध्य प्रदेश, ये सीमा मध्य प्रदेश की यहाँ से लेके और ये पकड़े, ये यहाँ तक मध्य प्रदेश है। अब इसके बीच में देख लीजिए छोटे छोटे जिले ये है, आगे देखिए आपका मध्य, ये जो है कि इटावा हो गया, ये जालौन हो गया, ये आपका झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, समझ पा रहे हैं, जालौन, इधर से आकर रहा, तो इस तरह करके कितने 11 जिले इसमें टच कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 11 टच कर रहे हैं। आप देखिए इसमें जो है कि 11 टच कर रहे हैं, कहाँ गया ये है, देखिए इसमें 11 जिले कौन सा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र,
इतना लग रहा है, ठीक है, 11 जिले क्रमशः इसमें लग रहा है, ठीक है। और बिहार सटे 7 जिले क्रमशः कौन कौन, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, कुशीनगर, पडरौना भी उसी में पड़ता है, महाराजगंज, इतने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ सटे हुआ जिला केवल एक है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र देख रहे हैं कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। देखिए सोनभद्र कहाँ है ये देखिए सोनभद्र, ये एक छोटा सा जिला है और छत्तीसगढ़ भी छोटा सा सीमा से साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ सीमा ये है, देख रहे हैं, ये इस सीमा है सोनभद्र से। सोनभद्र बाकी इधर भी झारखंड से भी सटा हुआ है, इधर मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ है, लेकिन लेकिन छत्तीसगढ़ से ही सटा हुआ एक ही जिला है जो कि सोनभद्र है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जो है कि इससे सटा हुआ एक ही जिला है, ठीक। आगे देखिए सोनभद्र सटे 4 जिले। सोनभद्र सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखिए सोनभद्र सटे, अब राज्य पूछ दिए तो राज्य के बारे में देखेंगे, राज्य क्या है? देखिए सोनभद्र सटे हुए राज्य, देखिए 4 राज्य हैं, देख रहे हैं सोनभद्र सटा हुआ राज्य। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और थोड़ा सा इधर देख रहे हैं बिहार भी लगा हुआ है। देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ये बिहार का लगा हुआ है, ये यहाँ से और यहाँ तक आपका झारखंड का लगा हुआ है, और ये झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ का लगा हुआ, और ये सोनभद्र का हिस्सा यहाँ वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ हिस्सा, ये किसका लगा हुआ? मध्य प्रदेश का लगा हुआ। यानी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश में 4 राज्य जो है कि लगे हुए हैं, ठीक। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, देखिए आगे। सहारनपुर सटे 3 जिले, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड हो गया। अब इसको उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सबसे कम सीमा वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश है जो सबसे कम राज्य की सीमा से साझा करते हैं। 3 तरफ से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश का जिला, बताए 3 तरफ से, बताएं आपको कौन सा जिला घिरा हुआ है? देखिए 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ये कौन सा जिला आपका 3 तरफ से जो घिरा हुआ है? इधर मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, देख रहे हैं? तो ये आपका कौन सा होगा? ललितपुर हो गया, ठीक। अब देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र वाला जो है स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु में कौन सा आपका? सोनभद्र। सोनभद्र को कौन सा राज्य रजिस्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है? सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है आपका? जहाँ छत्तीसगढ़ है, देख रहे हैं? तो इसको तो 4 राज्य टच कर रहे हैं, लेकिन सबसे दक्षिणतम अगर पूछेगा तो आप इसको बताएंगे छत्तीसगढ़, नहीं तो इस तरह इसके 4 राज्य जो टच करते हैं इसको। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। समझ पा रहे हैं? प्रदेश में सबसे उत्तर पश्चिम बिंदुसार जो है, बिंदु जो सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। देखिए सबसे उत्तर में, देख रहे हैं सबसे उत्तर में कौन सा ये जिला? हिमाचल प्रदेश है, जो किसको टच कर रहा है? सहारनपुर को टच कर रहा है, ठीक। सहारनपुर टच कर रहा है। प्रदेश में सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु जो है कि किस किस राज्यों को स्पर्श करता है? देखिए जो बलिया वाला राज्य है ये सीधे किसको टच करेगा? बिहार को टच करेगा। और शामली वाला जो है, शामली कहाँ गया? शामली आपका, ये शामली बागपत जो है ये यहाँ पे है, आपका ग्रेटर नोएडा हो गया। इधर आप देखिए शामली कहाँ है? ये शामली है, देखिए शामली यहाँ पे है ना, दिख रहा है शामली? शामली कहाँ है? ये यहाँ है। शामली सबसे पश्चिम वाला बिंदु है। और ये किसको टच कर रहा है? देख रहे हैं? हरियाणा। इधर बगल में कौन सा लगा हुआ राज्य? बगल में हरियाणा लगा हुआ, देख रहे हैं? हरियाणा टच कर रहा है, बिहार इधर इसको जो है कि सबसे पूर्व वाला जिला बलिया जो बिहार टच कर रहा है, ठीक। तो आप उसके बाद आप आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका ये जो प्राकृतिक विभाजन क्या है? उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश जो है पुराना, सबसे पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग है, उसी का हिस्सा है जिससे कि उत्तर प्रदेश बना हुआ है। यानी भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड में ही आ जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन इसका बताइए। प्राकृतिक विभाजन देखिए, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक चीजों से विभाजन कैसे? गंगा का मैदान भी यहाँ पे है, यहाँ पे भाबर तराई है, दक्षिण का पठार भी यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीजें, यानी क्लाइमेट यहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट सबसे, मतलब पूरे भारत में सबसे बढ़िया क्लाइमेट है यहाँ। हर ऋतु पाई जाती है, हर चीज पाया जाता है, हर चीज पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए अब राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में जहाँ कौन सा भाबर क्षेत्र होता है? कंकर पत्थर व मोटे बालू में प्रयुक्त भूमि या देखिए कंकर पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि कौन सी है? भाबर क्षेत्र वाली जो है, कंकर पत्थर वहां ज्यादा पाए जाते हैं। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला कौन सा? तराई वाला क्षेत्र है, जिसको तारी वाला क्षेत्र भी बोलते हैं, या तराई का क्षेत्र ही बोलते हैं। ज्यादातर तराई का इस्तेमाल होता है, तराई का क्षेत्र में जिसको बोलते हैं। समतल नम व दलदली भूमि क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र में ही होती है। तराई क्षेत्र में मुख्य फसलें कौन कौन से? धान और गन्ना होती है। जब समतल दलदली भूमि हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? धान होगा और पानी ज्यादा सूखेगा। गन्ना की खेती होगी, गन्ना में पानी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं, उस हिसाब से खेती की जाती है वहां पे। तराई क्षेत्र में उत्तर और बुंदेलखंड वाले पठारी क्षेत्र जो है दक्षिण में स्थित है, उसका क्या है? मैदानी क्षेत्र में है। तराई क्षेत्र में उत्तर और बुंदेलखंड वाले पठारी क्षेत्र के दक्षिणतम में कौन सा स्थित है? यानी उसके दक्षिणतम में मैदानी क्षेत्र स्थित है। यमुना से पूर्व और गंडक के पश्चिम, यानी यमुना के पूर्व, यमुना नदी के जो है पूर्व और गंडक के पश्चिम में, यानी यमुना नदी के पूर्व में और गंडक नदी जो है उसके पश्चिम में स्थित कौन सा क्या है? तो मैदानी क्षेत्र वहां पे स्थित है।
गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा राप्ती वो गंडक द्वारा लाई गई काप कीचड़ बालू की निर्मित होती है, वो मैदानी क्षेत्र में होती है। यानी गंगा यमुना घाघरा शारदा नदी है, जो रामगंगा नदी है, राप्ती नदी है, वो गंडक नदी है। इसके द्वारा जो है कि क्या लाया जाता है मैदानी क्षेत्रों में, कीचड़ बालू आदि जो है कि काप वगैरह जो है कि मैदानी क्षेत्रों में लाया जाता है बहा बहा के। ठीक है, आगे देखिए, मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खादर का छाप कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 80 से 300 मीटर है। मैदानी क्षेत्र में ढाल जो उत्तर से पश्चिम की तरफ क्या है, दक्षिण से पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्र के नदियों द्वारा आवरण क्षय होने पर बनते हैं, बीहड़ को बनते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल और तथा यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या है, गेहूं धान और आलू है मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में ललित झांसी ललित और सोनभद्र तक फैला हुआ है पठारी पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र से। यानी क्या हुआ है, विशाल मैदानी क्षेत्र में दक्षिण में झांसी ललित से सोनभद्र तक फैला हुआ पहाड़ी पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंडी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र की औसत औसत जो ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर, लेकिन मिर्जापुर सोनभद्र कुछ पहाड़ियां जो है 600 मीटर की ऊंचाई पर है लगभग। ठीक है, आगे देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र से बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड शामिल है, वो कहाँ है, सोनभद्र में है वो सब। प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार करते हैं, तो 11 जिले ऐसे हैं जो कि पठारी और पहाड़ी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार करते हैं। बिडम्ब और टांडा कुशेहरा वो खंजड़ा जलप्रपात वो फाल कहाँ है, ये मिर्जापुर में है। बिमंड बिंडम और टांडा कुशेहरा वो खंडजाल और जलप्रपात जो है ये कहाँ है, मिर्जापुर में। बुंदेलखंड का जो है पठारी क्षेत्र कहाँ है, उत्तरी सीमा बहती है गंगा यमुना में है। बुंदेलखंड को पहाड़ी क्षेत्र से पश्चिमी सीमा तक बहती है, उसे बेतवा नदी बोलते हैं। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल जो है उत्तर की ओर है। यानी बुंदेलखंड है या पहाड़ी क्षेत्र का जो हमारे पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, उसका ढाल किधर है, उत्तर की तरफ है। और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र का मुख्य फसलें क्या होती हैं, उनमें दलहन और यानी दाल की खेती की जाती है, और तिलहन मतलब सरसों की खेती की जाती है। यानी दाल और सरसों की खेती की जाती है वहां सबसे ज्यादा, क्योंकि ढालू पे जमीन पे तिलहन में भी जो है कम पानी लगता है, दलहन में भी पानी की आवश्यकता कम होती है, तो वहाँ पानी कम रुकेगा। इसलिए पठारी क्षेत्रों में क्या होता है, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पठारी क्षेत्रों में क्या होता है, दलहन और तिलहन की खेती की जाती है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में। और प्रदेश में कुछ क्षेत्रफल में संदर्भ में नम भूमि वेटिकन लैंड का क्षेत्रफल कितना है, 5.115% है। प्रदेश की सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटिकन लैंड क्षेत्र वाला सोनभद्र जिला 5.08 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नम भूमि पाई जाती है। और सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा, बागपत और हथरस, जहाँ पे 0.18 है। यानी यहाँ पे एक तरह का पत्थर टाइप का होगा, नम भूमि नहीं होगी, नॉर्मल भूमि नहीं होगी, यहाँ पे कंकरीली पथरीली टाइप की जमीन होगी, उस तरह का होगा, समझ पा रहे हैं। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में शामिल कुल जो है कि 2021 तक कितने स्थल थे, 10 स्थल हैं। यानी वेटलैंड रामसर साइट में कितने, उत्तर प्रदेश के 10 स्थल हैं। और 10 स्थल का नाम आप कमेंट में बताएंगे, 10 स्थल का नाम आप क्या करें, कमेंट में बताएंगे। अब जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंध एवं मानसूनी फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों होने के कारण ये जलवायु की विषमता मिलती है। यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश भर में यानी प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है, 3 ऋतुएं घटित होती है, कौन कौन सी, ग्रीष्म वर्षा व शीत ऋतु। प्रदेश में मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु चलती है, मार्च से जून तक क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु चलती है। प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरीय भाग से दक्षिणी भाग तक, पूर्व भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने वाला तापक्रम कौन सा, बढ़ता जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान क्या होता है, आगरा सहित बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में औसत तापमान होता है, समझ पा रहे। 10 जून 2019 को बांदा का ताप जो रिकॉर्ड किया गया था, कितना सबसे ज्यादा हाईएस्ट ताप था, 10 जून 2019 को रिकॉर्ड किया गया था, कितना था, 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब तक का हाईएस्ट है ये, समझ पा रहे। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश की दक्षिणतम भाग यानी बुंदेलखंड से अधिक तापमान होने के कारण कर्क रेखा का नजदीक होना। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक के लिए वर्षा ऋतु। प्रदेश में जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है क्या, पूर्वा नाम जाना जाता है। जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से अगर मानसून आएगा उत्तर प्रदेश में, उसको किस नाम से जानते हैं, पूर्वा के नाम से जानते हैं।
प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा यानी 80 से 83% का भाग लगभग कहाँ होता है, पूर्वा से ही होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो भी मानसून आते हैं उससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 80 से 83% होती है। उसको हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वा के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण और पश्चिम के मानसून से होकर आता है। दक्षिण पश्चिम का मतलब समझ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम देख रहे हैं, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम का मतलब हो गया, देखिए ये वाला पार्ट, ये इधर से ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला समझ पा रहे हैं, ये इधर से ये वाला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं साउथ। यानी इधर से जो आएगा मानसून वो सीधे सीधे इधर वर्षा कराएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये इसी के लिए समझाने के लिए आपको जो है कि हमें किया है, ठीक है। आप देखिए, अब जो है कि आप देखिए इसमें आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व से सर्वाधिक सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्व से जो है पूर्वी तराई व पश्चिमी मैदानी क्षेत्र होता है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर है। सबसे जो है कि सबसे अधिक जो है कि वर्षा वाला गोरखपुर है। 184.7 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है लगभग, यानी 180 प्लस होती है सेंटीमीटर में ऊंचाई के हिसाब से। वर्षा को जो है कि ऊंचाई के हिसाब से उसके मापते हैं, जितनी मोटाई में वर्षा होगी उसके हिसाब से उसको बताते हैं। तो गोरखपुर में वर्षा होती है, एक बार के नहीं होती है, पूरे साल का मतलब होता है, पूरे साल में कितनी वर्षा हुई उसके रेशियो के हिसाब से कितनी ऊंचाई ऊंचाई से होती है, ऊंचाई जोड़ते जाएंगे उसका एवरेज लेकर उस हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 184.7 सेंटीमीटर। मथुरा में कितना हो गया आपका? आपका ये होगा 54.5 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। और समझ पा रहे हैं, प्रदेश में पूरब से पश्चिम को दक्षिण को चलने वाली वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। यानी पूरब से पश्चिम वो उत्तर से दक्षिण चलने वाली वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। यानी पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण चलेगी तब घटेगा, और पूर्व उत्तर से बीच से चलेगी तो जो है कि पूर्व दक्षिण चलेगी तो उधर से जो है कि वर्षा ज्यादा होगी, यानी 80 से 83% होगी। समझ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा? जुलाई वाला महीना सबसे ज्यादा होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का संभावित अवधि कितने 56 दिन तक होती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र कितना होता है? 32 दिन होता है। यानी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कि वर्षा संभावित अवधि कितनी होती है? पूर्वांचल में, पूर्वांचल में कितना होता है? 56 दिन तक वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमांचल में कितना होता है? 32 दिन तक होती है वर्षा। प्रदेश में विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तराई क्षेत्र में 150 mm, पूर्वी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, और तराई क्षेत्र में कितना? 150 सेंटीमीटर, और मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर, तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर, तथा प्रदेश में औसत 95 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है, क्या रहता है? नवंबर से फरवरी तक जानते हैं जाड़ा रहता है। जाड़ा क्या बोलते हैं? शीत ऋतु बोलते हैं। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी वाला, जो खिचड़ी वाला महीना होता है, जिसमें आप खिचड़ी खाते हैं। समझ पा रहे हैं, जिसमें आप खिचड़ी खाएंगे, जिसमें आप नहाने जाएंगे, वो वाला महीना क्या है आपका? जिसमें महाकुंभ लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं, तो वही वाला महीना आपका क्या है? जनवरी वाला सबसे ठंडा महीना होता है। उसमें आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनी पढ़ाई को बनाते रहिए, ठीक है। और देखिए, आप शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने का तापक्रम क्या होता है? बढ़ता है। यानी शीत ऋतु में क्या होता है? उत्तर से जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान क्या करेगा? बढ़ेगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कहने का मतलब आप सहारनपुर से इधर की तरफ आएंगे दक्षिण की तरफ, यानी नीचे आप शामली सोनभद्र की तरफ आएंगे, शामली होते हुए सोनभद्र की तरफ आएंगे, ललितपुर की तरफ आएंगे, इधर बलिया की तरफ सटेंगे, यानी तब जानते हैं इधर क्या होगा? इधर वही होगा कि तापमान आपका बढ़ेगा। जब आप देखेंगे उत्तराखंड से सटा हुआ राज्य जो है वहां ठंडी पड़ती है, तो इसीलिए सहारनपुर वगैरह में, उधर जो है कि सहारनपुर शामली वगैरह में ज्यादा ठंडी रहती है। इधर देखेंगे आप, जितने इधर आएंगे आप देखेंगे, आप सोनभद्र में हो गया, इधर हो गया आपका ललितपुर में हो गया, इधर आपका उससे उधर आएंगे तो आप गर्मी देखेंगे, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर रहता है। समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपका बांदा में देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी आप जो है मेंटेन किए हुए हैं, 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है, कहाँ रहता है? उत्तर पश्चिम जिले में रहता है सबसे कम तापमान। आगे देखिए, भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य से गठित होने से पूर्व जो है उत्तर प्रदेश जो है 3 भौगोलिक क्षेत्र थे। कौन कौन थे? उत्तर का पर्वतीय भौगोलिक क्षेत्र, मध्य का मैदान, और दक्षिणी का पठार था। दक्षिण का पठार था। यानी जब उत्तराखंड नहीं बना था तो क्या थे इसमें? तीन तीन तरह से हम इसको डिवाइड करते थे भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि भूगोल के आधार पर 3 तरह से बनाए थे हम इसको। किस तरह से बनाए थे कि इसको 3 तरह से डिवाइड किए थे। जैसे कि आप इसको अगर उत्तर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह देखिए, जैसे कि हम आप इसको दिखा रहे हैं आपको नक्शे में आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है आपका नक्शा, और इसमें जो है कि हम इसको जो है कि इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे थे। देखिए कैसे डिवाइड कर रहे थे आपका, देखिए ये आपका, इसको हम इसको ऊपर वाला हिस्सा, देखिए इधर से ऊपर वाला हिस्सा अलग इसको डिवाइड करते थे, बीच वाला हिस्सा को अलग करते थे, और नीचे वाला हिस्सा एक अलग था। इस तरह से एक पार्ट ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, और ये 2 पार्ट हो गया। यानी देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। यानी 3 तरह से इसको जो है डिवाइड करते थे। और ये देखिए 3 तरह से कैसे था, ये देखिए
उत्तर का यानी उत्तर जो उत्तर में है उसका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र था, मध्य में मध्य मैदान का क्षेत्र था और दक्षिण में पठारी क्षेत्र था। देख पा रहे हैं? यानी आपका ये जो है ये उत्तर में जो है ये उत्तर में है तो उत्तरी जो उत्तरी पठार हो गया, ये मध्य का मैदानी क्षेत्र हो गया जहाँ सबसे ज्यादा खेती पाई जाती है या खेती की जाती है, मध्य का मैदानी क्षेत्र हो गया। और ये आपका नीचे वाला जो है पठारी क्षेत्र हो गया। समझ पा रहे हैं? इस तरह करके 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए थे उत्तर प्रदेश को। इस तरह से 3 पार्ट में उत्तर प्रदेश डिवाइड था। बाकी अब भूगोल में इससे ज्यादा और अच्छे से पढ़ेंगे और हम उसका लेक्चर लेके आएंगे तो आप देखिएगा उसको। ठीक है? उत्तर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में को उत्तराखंड में चल जाने के बाद इस पर्वतीय क्षेत्र में सटे भाबर तराई का क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को तीन जो है भौतिक विभागों में बांटा गया था। भाबर का तराई क्षेत्र, और आप देखिए बाबर का तराई क्षेत्र पहला, दूसरा आपका बांटा गया था मध्य का मैदानी क्षेत्र, तीसरा आपका बांटा गया था किसमें? दक्षिण का पठारी मैदानी क्षेत्र। यानी मध्य वाला भाग था, एक ऊपर वाला भाग था उत्तर और एक नीचे वाला भाग था। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोले, जिसमें सहारनपुर वगैरह आते हैं, उसको क्या बोले? भाबर का तराई क्षेत्र बोले। यानी उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र में को भाबर क्षेत्र बोला जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र बोला जाता है। यह जो है क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत होता है। इस क्षेत्र का जो है कि लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। देखिए सहारनपुर से लेकर कहाँ तक है? कुशीनगर पडरौना जो जिला पड़ता है वहां तक है। और सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई 34 किलोमीटर के आसपास है, जो कि लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं चौड़ाई घटती जाती है और भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। ठीक है? भाबर क्षेत्र में जो है कि ठीक जो है कि दक्षिण में, जो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई अर्थात तराई वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की जो है पट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की पट्टी जो है, इस पट्टी की चौड़ाई जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कुशीनगर और महाराजगंज में होती है। ये 80 से 90 किलोमीटर तक की होती है। पश्चिम में सहारनपुर तक की इसकी चौड़ाई निरंतर इसमें कमी होती जाती है। इसकी लंबाई में इसकी जो है इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से सहारनपुर से होते हुए ये लेकर पूर्व से कुशीनगर जिले तक विस्तृत है, तथा यह जो है कि समतल और नम का निर्माण करते हैं। इसमें अवसाद से होता है। यानी अवसाद का मतलब होता है सेडिमेंटेशन से होता है। सेडिमेंट का मतलब कि कहीं से कोई चीज जैसे कि बहते हुए आ रही, जैसे कीचड़ आ गया, कंकड़ आ गया, बालू आ गया, नदी से बहते हुए आता है तो सेडिमेंट करते हुए आता है। उसी तरह का ये है यहाँ पे। तो जब कोई चीज सॉइल सेडिमेंट करके आती है तो उसको नम होती है वहां पे। ठीक है? आगे देखिए मध्य का मैदान दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी का दोआब बोलते हैं इसको। यानी दोनों तरफ से मिला हुआ है, इसको दोआब बोलते हैं। और गंगा यमुना जहाँ दो नदियों का मिलाप होता है उसको दोआब बोलते हैं। और दोनों नदी जो है कि इसमें जो है कि मिलती हुई दिखती है इस क्षेत्र में, यानी मध्यवर्ती क्षेत्र में। समझ पा रहे हैं? मध्यवर्ती क्षेत्र में। और कहा जाए तो सुविधा के अनुसार इन्हें 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन सा? देखिए यमुना गंडक, यानी देखिए ये जो है कि उत्तरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। उत्तरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान में बांटा गया। यमुना एवं गंडक नदियां इस विशाल मैदानी जो है प्रदेश के क्रमशः पश्चिम एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारण करती है। यह जो है मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक द्वारा लाई गई काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 300 मीटर है। इस मैदान की ऊंचाई कितनी? 80 से 300 मीटर है। और इस मैदान का ढाल जो उत्तर से पश्चिम से दक्षिण की ओर है। और मैदान के पश्चिम भाग के ढाल के पूर्वी भाग की अपेक्षा क्षेत्र है इसका जो दक्षिण का पठारी मैदानी क्षेत्र का मैदान क्षेत्र है। ठीक ठीक जो है दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी जो है कि यह पठारी भूभाग जो है कि प्रायद्वीपीय भारत का अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरीय विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण वाला भाग क्या है? यह प्रायद्वीपीय भाग है और दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और बुंदेलखंड का पठार भी इसको बोलते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो सोनभद्र वाला इलाका है नीचे वाला, समझ पा रहे हैं? सबसे दक्षिणतम बिंदु वाला सोनभद्र ललितपुर वाला इलाका। इसके उत्तरी सीमा पर यमुना गंगा जो है नदी तथा दक्षिणी सीमा पर बिंदु पर्वत वाली श्रेणियां। इस पर्वत सीमाओं पर बेतवा नदी का जो है प्रवाह होता है तथा इसे पठार का ढाल भी उत्तर की ओर होता है। तथा क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, देखिए ललितपुर आ गया, झांसी आ गया, जालौन आ गया, आपका हमीरपुर आ गया, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के सुदूर जो उसके सटे हुए जिले दक्षिणतम जो बिंदु है, दक्षिणतम पूर्वी भाग वाले हैं। मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण भाग का सोनभद्र और
चंदौली का कुछ भाग भी इसमें शामिल है। बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र में कुछ जो है बघेल भी शामिल है, बघेलखंड भी शामिल है। और सोनभद्र में जो है सोनपुर और रामगढ़ पहाड़ियों तथा सोन नदी के क्षेत्र में बघेल के तहत आता है। और इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग क्या 300 मीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई कितने 300 मीटर है तथा इसके जो कुछ पहाड़ियां जो है जो 600 मीटर ऊंची है तथा मिर्जापुर सोनभद्र जो है सोनकर और कैमूर पहाड़ियां है इसमें। इसमें जो है 600 मीटर जो है ऊंची जो है किसी कुछ पहाड़ियां हैं। इसमें कौन कौन सी पहाड़ी, जैसे मिर्जापुर की पहाड़ी होगी, सोनभद्र की पहाड़ी होगी, सोनकार की पहाड़ी हो गई, सोनाकार की पहाड़ी हो गई, कैमूर की पहाड़ी हो गई। यह जो है पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच जो है ये एक तरह का जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं जिसको, यानी या चट्टान बोलते हैं। नीच चट्टान से निर्मित होता है और भूप्राय कंकरीली उपजाऊ पहाड़ी आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अपशिष्ट या अवशिष्ट के रूप में पाई जाती है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। तो आप एक लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे और इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट टॉपिक होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू करेंगे, मजा आ जाएगा आपको पूरा। देखिए जलवायु और क्लाइमेट के बारे में देखेंगे आप। भौगोलिक विषमताओं का उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती है। फिर भी सामान्य रूप से क्या होता है, प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण जो है समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी है। कहने का मतलब है कि सामान्य रूप से जो प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है तो आप बोलेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु है या मानसूनी जलवायु है या समशीतोष्ण जलवायु है या कटिबंधीय जलवायु है या उपोष्ण मानसून यहाँ पे है। इतनी बातें आप बताएंगे। यहाँ 3 वर्षों या 3 तरह की ऋतुएं होती है। जैसे देखिए ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु पहला देखिए, बाकी आप 2 ऋतु और दिखाएंगे आपको। अभी ग्रीष्म होता है, शीत होता है और वर्षा वाला होता है। लेकिन यहाँ से ग्रीष्म से शुरू करते हैं। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के लिए, सूर्य से कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश का तापमान वृद्धि होता है। कर्क रेखा की तरफ जब आएंगे, कर्क और मकर रेखा होती है, मकर रेखा कर्क रेखा ऊपर नीचे मकर रेखा होती है। और कैसे होती है आप इसको जो ग्लोब में पढ़ेंगे। ग्लोब में भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क, नीचे भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क और नीचे जो है मकर रेखा होती है। जब कर्क रेखा की तरफ आप जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मकर की तरफ भी जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं ऊपर नीचे जाने बढ़ता है, लेकिन सबसे ऊपर जो घटता है नीचे घट जाता है। ठीक है, ये आप जियोग्राफी पे भी पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से। आप देखिए जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है और यह जो है सूर्य कर्क रेखा में सीधे चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, औसतम और न्यूनतम। और आप आगे देखिए इसका तापमान जो है 21 से 23 डिग्री तक औसतम तापमान, औसत जो है 14 डिग्री तक माना जाता है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा और झांसी में पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली में पड़ती है। आपके बरेली वाला झुमका वाला बरेली है, वही बरेली। ठीक है, तो ये क्या आप बरेली जो है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा में। और जो है कि सबसे जो है कि कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली में। बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, झांसी में सबसे अधिक पड़ती है। ठीक है, और वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा देख लीजिए। वर्षा ऋतु क्या है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून बताए। दक्षिण और पश्चिम मानसून बताए। दक्षिण और पश्चिम यानी इधर से जो उठ रहा है, इधर से जो मानसून उठेगा, दक्षिण पश्चिम का मानसून, समझ पा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम का मानसून जो उठने वाला जो है वो क्या करेगा आपका पूर्वा जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो है कि बंगाल खाड़ी से उठेगा तो उसका अलग नाम होगा, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा उसको पूर्वा के नाम से जानेंगे। जिसे बोलते हैं पूर्वा चल रहा है, पूर्वा चल रहा है। पूर्वा चलने का मतलब क्या, जैसे पूर्वा चलेगा वैसे बरसात जो है बढ़ जाएगी, बरसात की मात्रा भी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में, जून के तीसरा और चौथे सप्ताह में, जून का महीना जो उसके तीसरे और चौथे सप्ताह में यानी लास्ट वाले सप्ताह में, जुलाई शुरू होने के पहले वाले सप्ताह में प्रदेश में जो है पूर्वी तथा दक्षिणी छोर से प्रवेश करता तथा आगे बढ़ता है। और इस मानसून के कुछ भाग वर्षा करते हुए तथा सीधे पश्चिम में निकल जाता है। ये वर्षा करते हुए नीचे नीचे ही पश्चिम में निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं, पश्चिम की तरफ निकल जाएगा। और कुछ भाग जो उत्तर की तरफ बढ़ता है, जिसे हिमालय से टकरा कर पुनः वापस आता है। और वापस होते ही मानसून जो तराई वाले इलाके में खूब वर्षा होती है। जब ये टकरा के उत्तर में जाएगा और उत्तर की तरफ जाएगा, और ये क्या करेगा, कहने का मतलब ये उत्तर की तरफ जब जाएगा और वापस जो मानसून टकरा के जो है कि उधर से वापस आएगा, तो फिर क्या करेगा, 75 से 85% के बीच में वर्षा करेगा। बीच में करता है, मध्य वाले भाग में करता है। 3 भाग में डिवाइड करते हैं, उत्तर वाला भाग, मध्य वाला भाग और पश्चिम वाला भाग यानी दक्षिण वाला भाग। ठीक है, तो उसी हिसाब से वर्षा होगी मध्य वाले भाग में। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा की भिन्नताएं पाई जाती है। जहां तक गोरखपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है 184.7। इसके पहले आपको बताएं गोरखपुर सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम कहाँ होता है,
सबसे कम मथुरा में, आपको ये भी बताए थे, सबसे कम मथुरा में होता है 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की औसतन वर्षा कितनी होती है? 112 होती है। मध्य मैदानी क्षेत्र वाला जो होता है 94 सेंटीमीटर होती है। और जो है आपका पूर्वी मध्य, यानी पूर्वी मध्य का मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से यानी पूर्व से पश्चिम तरफ जाएंगे तो इधर सबसे ज्यादा वर्षा, उसके बाद कम, उसके बाद कम होता है, इस तरह करके। ठीक है। और दक्षिण ये जो है कि पश्चिमी मैदान क्षेत्र में 84 होता है। ठीक है। और दक्षिण पहाड़ी पठारी वाले क्षेत्र में औसतन वर्षा, यानी नीचे की तरफ जो वर्षा होती है वो कितना होता है? 91 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, शीत ऋतु बचा हुआ है। और प्रदेश में जो है कि शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है। नवंबर से फरवरी तक, जनवरी में सबसे ज्यादा जो है कि तापमान कम रहता है, क्योंकि जनवरी तक का तापमान निरंतर गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा का महीना होता है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान तापमान में रहता है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफी अंतर रहता है, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में औसत जो है अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री होता है। और औसतम न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं मैदानी क्षेत्र में 27.2 सेंटीमीटर से लेकर 11.7 सेंटीमीटर तक रहता है, ये जो है टेम्परेचर रहता है। और आप अगला टॉपिक देखिए, अब आपको कराएंगे क्या? हम कराएंगे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। और इस जो है कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप इसको ध्यान से देखिएगा, छोटा चैप्टर है, अच्छे से देखिएगा और इसको बढ़िया से कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आपका। इसमें क्या दिया? निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद जो है उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? उत्तराखंड, हिमाचल और इसके साथ सीमा साझा करता है। देखिए अब नक्शा उठा लीजिए, और नक्शा जैसे उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा राज्य जो है कि कौन सा जो है जिला जो है कि कर रहा है साझा। ठीक, आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से बताइए प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर करता है। यानी ये तीन जो है कि तीन राज्य से करने वाला एक ही जिला है, उसका नाम भी आपको बताए थे, लेकिन फिर भी आप इसको नक्शे में देख लीजिए एक बार, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कौन सा जिला? हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये हरियाणा हो गया। और इन तीनों को जो कौन सा साझा कर रहा है? ये बीच में लगा हुआ आपका, ये बीच में लगा हुआ कौन सा जिला है? सहारनपुर कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो उस हिसाब से आप इसका आंसर क्या देंगे? उसका आंसर आप क्या देंगे? आप इसका आंसर देंगे आप कि जो है सहारनपुर वाला जिला जो है कि लगा हुआ है, तीनों राज्यों से घिरा हुआ। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन, के क्षेत्रफल घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? उसके बाद बताना है। तो सबसे ज्यादा आपको बताया था किसका है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लास्ट में है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में दिया है, तो बिल्कुल सही, चौथे नंबर का होता भी है। तीसरे नंबर पे कौन सा? मध्य प्रदेश होता है। देखिए महाराष्ट्र होता है, क्या होता है आप बताएंगे इसमें, तो इस हिसाब से आप आंसर देंगे तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप देंगे तो सबसे जो है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान, पहले नंबर पे आता है राजस्थान। दूसरे पे आपका आता है मध्य प्रदेश। तीसरे पे आपका आता है महाराष्ट्र आता है। चौथे पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। यानी पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श? उन्नाव, हरदोई, बलिया और बाराबंकी। लखनऊ जो अब देखिए, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। लखनऊ देख रहे हैं? लखनऊ इसमें आपका कहाँ है? लखनऊ खोजिए कहाँ है इसमें। देखिए लखनऊ आपका कहाँ है? लखनऊ देखिए, लखनऊ आपका कहाँ है इसमें? दिख रहा है लखनऊ आपको? देखिए कहीं दिख रहा होगा, जरूर कहीं दिख रहा होगा। आप ध्यान देखेंगे तो जरूर लखनऊ राजधानी आपकी है। आप अपनी राजधानी को नक्शे में जरूर खोजिए, कहाँ दिख रहा है आपको? भदोही, वाराणसी, प्रयागराज देखिए, आजमगढ़, गाजीपुर देखिए कहाँ है? गोरखपुर, गोंडा देखिए, इसमें लखनऊ आपको मिल रहा है। अगर आप इसमें लखनऊ खोज लेंगे तो लखनऊ सटे हुए 4 राज्य खोज लेंगे। तो इस हिसाब से आप इस नक्शे को पूरे ध्यान से अच्छे से इसको जो है कि आप रटेंगे, देखेंगे ध्यान से, और आप बताएंगे लखनऊ राजधानी जो हमारी कहाँ रहती है। वैसे भी आप जाने की राजधानी हमेशा सेंटर में बनाई जाती है, तो ये सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में लखनऊ कहाँ हमारा है? सेंटर में आपका। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा जिला जो है उसको टच नहीं करा। देखिए उसमें ऑप्शन में था एक उन्नाव था। देखिए लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी भी है, लखनऊ से उन्नाव भी सटा हुआ है, रायबरेली भी सटा हुआ है। उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये तीनों राज्य क्या है? लखनऊ सटे हुए हैं। लेकिन एक जो दिया था ऑप्शन में बलिया वाला राज्य, ये लखनऊ से क्या है? बहुत दूरी पे है। समझ पा रहे हैं? तो उस हिसाब से उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये इसमें क्या आ जाएगा? उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी, ये तीनों जो है कि टच करेंगे। बलिया वाला राज्य जो है कि बलिया वाला जो है जिला जो है कि इसको टच नहीं करेगा। तो इसका तीसरे वाले का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना। अभी अब इसके पहले आपको बताया था कौन सी नदी है? यमुना और किसका? गंगा का। दो आप मिलता है इसमें,
यमुना नदी जो है कि काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर उत्तराखंड के बीच में उधर जो है कि साझा करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की, दलदली या कंकरीली पथरीली या महीन जलोढ़? तो आप बताएंगे कंकरीली पथरीली मृदा जो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। अगले देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा किसमें होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। अगर इस तरह पूछे कभी तो मानसी राम आप बताइएगा। मानसी राम अगर ऑप्शन में आया तो मानसी राम बताइएगा। लेकिन गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसमें तो हटा दीजिए। बचा कौन सा? बचा आपका कौन सा? मथुरा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? छठवें का आंसर कौन सा हो जाएगा? मथुरा, डी ऑप्शन। आप आगे देखिए नेक्स्ट। निम्न में से जिलों का जो है, निम्न जिलों का उत्तर प्रदेश दक्षिण का अनुक्रम बताइए। कौन सा जिला जो है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम है इसका? संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और रविदास नगर। यानी जो है कि कुल मिला के संत कबीर नगर से शुरू, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और ये जो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप नक्शा में जब इसको देखेंगे तो सबसे देखेंगे सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर में है। उसके बाद आपका दक्षिण में जाए, दक्षिण तरफ बढ़ेंगे, उत्तर दक्षिण की तरफ। तो यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आपको संत सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और फिर रविदास नगर। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम बढ़ता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बताइए। भौगोलिक का मतलब होता है उसके नक्शे के अनुसार किस हिसाब से। वाराणसी, बागपत, भदोही और जो है कि गौतम बुद्ध नगर, या भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, यानी इन चारों में से किसको सेट करना है? सही करता हुआ क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, समझ पा रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है कि आपके जो है कि निम्न निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना है। तो आप 8वां बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन, वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, ऑप्शन जो है जल्दी जल्दी बताइएगा। 8वां जो है, 8वां का आपका वाराणसी जो हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, भदोही हो जाएगा। ठीक है, आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रदेश किस जिले में? बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद और गोरखपुर। तो गोरखपुर आपको इसके पहले ही बताया सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में दृष्टि सही है? क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में आपका ऑप्शन बताना है कौन सा है इसमें। तो आपको बताएंगे इसमें क्या, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्जापुर जो है बढ़ते क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से है। गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है, आगे देखिए सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श कौन कौन कर? 2 राज्य की सीमा है, 3 राज्य और 4 राज्य बताए थे इसके पहले। 4 राज्य है, आपको बताया था सोनभद्र सत्रह, वो 4 राज्य हैं। आपको इसके पहले नक्शा में भी दिखाए थे 4 राज्य कौन कौन से है। देखिए आप नक्शा में इसको देखिए, सोनभद्र से पहले आपको दिखाए थे कि कौन कौन से राज्य जो है कि 4 राज्य जो है कि टच कर रहे हैं। देखिए 4 राज्य इसमें कौन कौन टच कर रहे हैं। देखिए सोनभद्र वाला जो ये हिस्सा है आपका, देखिए इसमें कौन सा है आपका? ये है आपका, देखिए बिहार भी टच कर रहा है, झारखंड भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी 4 राज्य इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, 4 राज्य इसको टच कर रहे हैं आप। तो आपको कौन सा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें हो जाएगा कि आपके 4 जिले जो है सीमा कर साझा कर रहे हैं सोनभद्र से। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? आद्यकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है। तो आपका कौन सा है? आपका बुंदेलखंड है आपका। ठीक है, बुंदेलखंड वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप निम्नलिखित में से किसे जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इनमें से कोई नहीं था। पंजाब की सीमा कभी आप नहीं देखे होंगे, राजस्थान, हरियाणा तो लगा रहता है। ठीक है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, मध्य मध्य गंगा का मैदान, पूर्व गंगा का, पश्चिमी गंगा का क्षेत्र। आप बताए थे कि जब टकरा के वापस आएगा तो वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? इसके पहले आपको बताए थे, आपको तराई वाले क्षेत्र में होती है। जब टकराएगा जाके तो तराई वाले क्षेत्र में वर्षा होगी सबसे ज्यादा। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद क्या होगा आगे देखिए। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन? सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो आप इसका आंसर दें कौन सा है? लखीमपुर खीरी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। आगे नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान? क्षेत्रफल दृष्टि से बताइए। उत्तर प्रदेश बताए थे इसके पहले आपका। क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में स्थान कौन सा रखता है आपका? पहला, दूसरा, तीसरा आया, चौथा रखता है। राजस्थान हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश, अरे महाराष्ट्र हो गया, फिर इसके बाद कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश दूसरे पे होगा, राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, तीसरे पे होगा महाराष्ट्र, चौथे पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका है। ठीक है, आप देखिए निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करते? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो इसमें 17 का आंसर कौन सा आएगा? बस्ती जो है ऐसा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज या गाजीपुर।
आप बताना सबसे छोटा, बताना छोटा, वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा बताना है। कौन सा जिला है क्षेत्रफल के आधार सबसे छोटा वाराणसी है क्षेत्रफल के आधार पर, उससे तो बड़ा गाजीपुर है अपना। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये। आप बताएंगे इसका क्या होता है, 7.3% होता है, 7.33%। आप देखिए निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश उत्तर प्रदेश से किस मिलती है, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। और कौन सा जिला, एक ही जो है देश है, एक ही देश केवल है, एक देश है। और जो है कि आपका 8 जो है इस तरह करके राज्य है, एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 9 राज्य हो गए, और एक जो आपका उत्तर प्रदेश, एक जो है देश हो गया नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो 9 आप मारेंगे ऑप्शन। राज्य ये पूछ रहा है, उसमें केंद्र शासित तो उस तरह से नहीं पूछ रहा है, तो आप इसका ऑप्शन 9 मारेंगे। वही केंद्र शासित पूछता तो 1 मारते, अब बिना केंद्र शासित पूछता तो अब 8 मारते। समझ पा रहे हैं। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर 32वें और मध्य प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, 32वें मध्य प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो आप इसका ऑप्शन देंगे शामली। शामली जो है कि 32वें जो है कि उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश 32वें और 8वें जिले के रूप में, एनसीआर में 32वें है और उत्तर प्रदेश में 8वां जिला है, कौन सा, शामली जिला है। ठीक है, आप उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका उत्तर प्रदेश की सीमा भारत कितने राज्यों से मिलती है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया भाई, 9 है। अब उसके बाद आगे आप देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, महाराजगंज, बस्ती, बलिया और गोरखपुर नेपाल वाले सीमा से आप जानते हैं कौन सा लगता है, नेपाल वाले 7 जिले लगते थे, आप बताए थे महाराजगंज से होते हुए शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आप बताए थे आपको इसके पहले दिखाए थे वीडियो में। आप उसको, आप जो वीडियो स्किप करके देखिएगा तो जो है पीछे करके देख लीजिएगा कि महाराजगंज से शुरू किए थे, महाराजगंज का हल्का सा हिस्सा लग रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का, चंदौली, औरैया, महोबा और एटा, बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका होगा आपका महोबा सही होगा। महोबा जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से जिला लग रहा है आपका। उसके आगे देखिए आपका अगला देखिए, निम्न में से किसकी सीमा जो है नेपाल से जुड़ी नहीं है, नेपाल से जुड़ी नहीं है, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर, बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसका जो जुड़ी नहीं है, तो आपका कुशीनगर जो है कि नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है, कुशीनगर एकदम अलग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो क्षेत्रफल सबसे छोटा, हमीरपुर, हरदोई, हथरस और हापुड़, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर कौन सा देंगे, आप इसका आंसर देंगे हापुड़। ठीक है, और ये जो है कि और आप जो है कि आप जो है इस सीरीज का जो है कि लास्ट क्वेश्चन था, और हम आपको कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में इस कंटेंट को देने की, लेकिन मजबूरी ये है कि आपको हम सब कुछ देना चाहते हैं कि इससे ज्यादा इस सेक्टर से कुछ ना पूछा जाए और कहीं से इससे ज्यादा ना दिया जाए, जितना हो सकता है उतना बेस्ट से बेस्ट दिया जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप आगे जो है कि इसको दोस्तों को अपने शेयर करिए। और आपको थैंक फॉर वाचिंग, आप देखने के लिए धन्यवाद आपको। और आप जो है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, आप तैयारी को बूस्टअप करिए, क्योंकि यूपी टीपीएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, यूपी स्पेशल को जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम भी लगा हुआ है, आगे लगेगा आरओ का एग्जाम 25 दिसंबर के आसपास है, दिसंबर में होने वाला, तो इसलिए आप इसको अच्छे से गहनता से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको जो है कि थ्योरी को कंप्लीट करिए अच्छे से, और इसको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे तो इससे ज्यादा आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप समझ पा रहे हैं इसको, और आप जो है कि हमारा रोज वीडियो जो है सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी, हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएगी आपको, उसका एमसीक्यू मिल जाएगा। अभी तो केवल प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ हम जो है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन रखे हैं, अब इसके साथ वो केवल प्रैक्टिस सेशन लाएंगे आपको, और नक्शे के हिसाब से और देश के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से, करंट के हिसाब से सारी चीजें रिलेट करके आपको हम इसकी पी स्पेशल पढ़ाएंगे। और आप इसको जो कि चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को साथ शेयर करिए, और हमारे वीडियो में बने रहिए। और देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको यूपी स्पेशल का, और जो है चैप्टर नंबर जो है कि 8वां आपको ये मिल रहा है, आपको जो है कि चैप्टर नंबर 8वां आपको मिलेगा। इसके बाद अभी जो है कि आपको 9वां चैप्टर, इसके बाद 8वां मिल गया आपको, 9वां चैप्टर इसके बाद तुरंत जस्ट आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 8 आपको मिल गया है। अब आपको यहाँ पे जो है कि ये जो है कि आपको 9वां चैप्टर जो आपको अगले जो है कि वीडियो में आपको 8 बजे सुबह मिल जाएगा। ठीक है, 9 वाला, ठीक, 9 चैप्टर आपको कल इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 9। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आदि चैंपियन में बने रहने के लिए धन्यवाद आपको, और थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा जो है कि आपको सुबह सुबह 8 बजे यूपी स्पेशल का ये क्लास आपको रेगुलर मिलता रहे, और आप इसको जो अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए और आगे बढ़िए।